हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने लाइट चैप्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए वीडियो रिलीज किया था। आज ये सेकंड वीडियो है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए, तो उन क्वेश्चंस को मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का नेचर हम कैसे डिसाइड करते हैं वो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। ग्राफ से रिलेटेड और भी ग्राफ होते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अलावा, जैसे कि पैराबोला, हाइपरबोला। फिलहाल इस लेक्चर में मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ को डिस्कस किया है। आइए चलते हैं आज के वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने जो थ्योरेटिकल वीडियो बनाया था उस वीडियो के अंदर आपको इसका कंसेप्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि लाइट रिफ्लेक्टेड बाय ए प्लेन मिरर, ध्यान देना कि मिरर कैसा है, प्लेन मिरर, मे फॉर्म अ रियल इमेज। अब रियल इमेज क्या होता है मैंने पहले बताया था। रियल इमेज इज फॉर्म बाय द एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। तो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करने से रियल इमेज बनता है। तो प्लेन मिरर उसका रियल इमेज। तो कोशिश करते हैं प्लेन मिरर में रियल इमेज किस तरह से बनेगा। मान लो ये प्लेन मिरर है और रियल इमेज बनना है। तो रियल इमेज मतलब रिफ्लेक्टेड रेस होनी चाहिए और वो एक्चुअली मीट करना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड रेस तो इसी साइड में होगा, इस साइड में तो रिफ्लेक्टेड रे जा नहीं सकता है प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर तो ओपेक है। तो मिरर के अंदर से तो लाइट पास नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड रे विल एक्चुअली एग्जिस्ट इन दिस डायरेक्शन, और एक्चुअल मीटिंग है तो मतलब रिफ्लेक्टेड रेज हमने इस तरह से मान लिया कि दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज विच आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, और यहां पर रियल इमेज बन रहा है। अब इन रिफ्लेक्टेड रेज के लिए ये वाला, एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरा ये है। इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए इंसिडेंट रे कैसा होना चाहिए, हम आइडिया लगा सकते हैं कि इंसिडेंट रे इस तरह से आएगा, कभी ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। और इस वाले रिफ्लेक्टेड रे के लिए इंसिडेंट रे कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि रियल इमेज बनने के लिए इंसिडेंट रेस कन्वर्जिंग होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन में इसके बारे में कुछ दे रखा है ऐसा। इफ द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर आर डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग नहीं, ये गलत है। इफ द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर आर कन्वर्जिंग, तो मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। यही तो हमने देखा कि इंसिडेंट रेस कैसा होना चाहिए, कन्वर्जिंग होना चाहिए, और यही ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the angle between two plane mirrors so that whatever be the angle of incidence, the incident ray and the reflected ray from the two mirrors be parallel to each other। मतलब दो मिरर है inclined with one another, let us assume that the angle is theta। तो हमें फाइंड करना है कि ये थीटा क्या होना चाहिए ताकि इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आपस में पैरेलल हो जाए। इसके ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे ये पैरेलल हो। हमें इस क्वेश्चन में ये आई निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये आई है तो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू आई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। और यहां पर हम मान लेता हूं ये एंगल समथिंग डिफरेंट, लेट अस एज्यूम एक्स। तो ये x है तो ये भी x है, तो दिस एंगल इज 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों पैरेलल है, तो हम दो अलग अलग इक्वेशन बना सकते हैं। एक तो पैरेलल होने का जो कंडीशन है उसको यूज करके हम ये बता सकते हैं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक तो कंडीशन ये लिख सकते हैं 2i प्लस
2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक तो ये हो गया। सेकंड जो कंडीशन वो ये है कि ये जो ट्रायंगल जो दिख रहा है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। एक प्रॉपर्टी इसको भी हम लिख सकते हैं, तो 90 माइनस आई प्लस थीटा प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस आई, ये थीटा है, और ये 90 माइनस एक्स, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, इसमें क्या लिख रहा है, 90 प्लस 90 180, और इधर 180 ये कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू आई प्लस एक्स। ठीक है, तो अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गया, एक तो ये वाला इक्वेशन, एक ये वाला इक्वेशन। तो इसमें से इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, यहां से 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो i प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो i प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब ये जो i प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 और यहाँ पर ये i प्लस एक्स थीटा, तो इन दोनों को कंपेयर करने से पता चलता है कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमसे जो पूछा गया था कि दो मिरर के बीच में एंगल कितना हो ताकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा पैरेलल हो जाए, उसके लिए थीटा का आंसर क्या निकल के आया, 90 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी थ्योरी बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड, और ये थ्योरी, ये कंसेप्ट मैंने अपने थ्योरेटिकल लेक्चर में डिस्कस किया था कि रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो याद करो, मैं वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल नेचर, उसमें मैंने बताया था एक पॉइंट, ये लास्ट में मैंने बताया था कि अगर लाइट का जो प्रोपैगेशन है उसके रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट रखते हैं ऑब्स्टेकल, जिसका साइज लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा लार्ज है, तो फिर लाइट जो है अराउंड द कॉर्नर बेंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये फॉलो होता है तो लाइट बेंड नहीं होता है, लाइट ओनली ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो साइड से निकल गया वो तो सीधा चला जाएगा, और जो ऑब्स्टेकल से टकरा गया वो आगे नहीं जा पाएगा, और अराउंड द एज ऑफ द ऑब्स्टेकल देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट बेंड होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, जिसको कि रे से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, टू प्लेन मिरर्स ए एंड बी, ये ए मिरर है और ये है बी मिरर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर फेसिंग ईच अदर ऑल्सो। अब इसमें दे रखा है कि अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट ए पॉइंट जस्ट इनसाइड वन एंड ऑफ ए। ये ए मिरर का ये एंड है, यहाँ पर ये 30 डिग्री में ये एंगल, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है। तो हमें ये फाइंड करना है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द फर्स्ट। ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, इसको काउंट करना है और हमें बताना है कि टोटल रिफ्लेक्शन कितने होंगे। जैसे ये आया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे कितने रिफ्लेक्शंस फाइनली यहां से निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले कितने रिफ्लेक्शन इसमें पॉसिबल है, और इसको हमें काउंट करना है। डेटा को हम एक बार यहां पर लिख लेते हैं। ये दो मिरर्स हैं, ये 2√3 मीटर है, और इसके बीच में जो गैप है ये 0.2 मीटर का गैप है, एंड लाइट रे ये 30 डिग्री में है। ये 3 डेटा दे रखे, तो हमें बताना कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो एक चीज देखते हैं, ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री बना के ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री है, फिर यहां से ये एंगल भी फिर 30 डिग्री हो जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा,
ये भी 30 डिग्री, और ये चीज इस तरह से रिपीट होता जाएगा। अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो इस नॉर्मल को अगर मैं यहां तक लेकर आऊं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये अगर x है तो ये भी x होगा, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, है ना। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर इस एंगल को कंसीडर किया जाए तो दिस इज द बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो बेस हमें पता है कितना है, 0.2 मीटर, और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर से कौन सा फॉर्मूला बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर मतलब x और बेस हो गया 0.2 इक्वल्स टू tan 30। तो tan 30 का वैल्यू ये हमें पता होना चाहिए, tan 30 इज 1/√3। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0.2/√3। तो मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि यहां से स्टार्ट करके हर x डिस्टेंस जाने के बाद, अगर मैं फर्स्ट इस रिफ्लेक्शन को पहले काउंट ना करूं और हर x डिस्टेंस जाने के बाद एक रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मैं x डिस्टेंस गया यहां पर एक रिफ्लेक्शन हो गया, अब यहां से x डिस्टेंस और जाओ यहां पर एक सेकेंड रिफ्लेक्शन आ गया, फिर x डिस्टेंस और जाता हूं तो एक और रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो इसलिए हर x डिस्टेंस जाने पर एक रिफ्लेक्शन होता है। इस आइडिया को, इस कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस व्हेन वी मूव 2√3 मीटर। तो कितने रिफ्लेक्शंस होंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 2√3, तो 2√3 डिवाइडेड बाई x, क्योंकि हर x डिस्टेंस जाने पर एक रिफ्लेक्शन होता है। सो इट विल बी 2√3 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू पुट करते हैं √2 इंटू √3, सो इट इज √3 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू 3 मतलब 30। अब अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन इसको अगर इंक्लूड करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होंगे, 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, two plane mirrors M1 and M2 are inclined to each other at 50 degree. The ray incident on the mirror M1 at an angle of incidence theta falls on M2 and is then reflected parallel to M1. The value of theta. तो इस क्वेश्चन का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो इसमें क्या दिख रहा है, प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, 50 डिग्री का एंगल है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू M1 होना चाहिए। Now a light ray I strikes this M1 mirror and then it strikes M2 and finally it reflects parallel to this, इसके पैरेलल ऐसे। तो इस सिचुएशन में हमें I का वैल्यू बताना है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये I है तो दिस एंगल इज ऑल्सो I, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस I, और अगर मैं इस एंगल को x मान लेता हूं तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस x। तो एक तो जैसे कि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हम यूज करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी को, 90 माइनस I प्लस 50 प्लस 90 माइनस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसमें ये 90 और ये 180 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई, तो x प्लस I विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्री।
ये निकल गया। तो अब ये दे रखा है कि दिस रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू दिस मिरर। तो अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल विल बी द करस्पॉन्डिंग एंगल एंड इट विल बी इक्वल टू 50। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये 50 है तो 90 माइनस एक्स भी 50 है। तो यहाँ से एक अनदर इक्वेशन हमें मिलता है, 90 माइनस एक्स कितना है 50। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो इस 40 डिग्री का जो वैल्यू है इसमें अगर मैं रखता हूँ तो 40 प्लस आई इक्वल्स टू 50। सो आई इक्वल्स टू 10 डिग्री। आई इक्वल्स टू 10 डिग्री, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। कैन वी प्रोजेक्ट इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर ऑनटू ए स्क्रीन। अब यहां पर एक कंसेप्ट है कि स्क्रीन पर इमेज अगर फॉर्म होता है वो रियल इमेज है। तो यहां पर हमें जो स्क्रीन के ऊपर इमेज के लिए पूछा जा रहा है, दैट इमेज मस्ट बी रियल इमेज। ठीक है, तो मतलब इन अदर वर्ड्स इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कैन वी फॉर्म रियल इमेज बाय ए प्लेन मिरर। कैन ए प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज? तो उसका आंसर है यस। प्लेन मिरर may form real image if the incident rays are converging या convergent। तो अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखाया था कि कन्वर्जेंट इंसिडेंट रे है तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है मिरर के फ्रंट में और एक्चुअली मीट करता है, और जिस वजह से रियल इमेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज टू रेज ए एंड बी बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय ए मिरर एंड गोइंग एज ए डैश एंड बी डैश। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमने पढ़ा था रेगुलर रिफ्लेक्शन में, उसमें हमने देखा था एक सिचुएशन में अगर सरफेस प्लेन सरफेस हो, स्मूथ पॉलिश्ड एंड प्लेन सरफेस, तो पैरेलल इंसिडेंट रे में रिफ्लेक्ट पैरेलली आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहां पर वही है, ये रिफ्लेक्टेड रेज इट हैज बी, ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो ये प्लेन मिरर से पॉसिबल है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, प्लेन मिरर। कन्वेक्स कनकेव हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और देखेंगे वहां पर ये कन्वेक्स और कनकेव में ये पॉसिबल नहीं है कि पैरेलल इंसिडेंट रे पैरेलल होके रिफ्लेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कंसेप्ट बेस्ड है। अ वर्चुअल इमेज मतलब रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट मीटिंग एक्चुअली, दे अपीयर टू मीट। इसका मतलब जहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है वर्चुअल, वहां से रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली डाइवर्ज हो रहा है। तो पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने पर वो पॉइंट मिल रहा है जहां पर वर्चुअल इमेज हमें दिख रहा है। तो मतलब डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज होने चाहिए। तो a virtual image is formed at a point towards which light rays converge but do not pass through। तो ये गलत है, हमने देखा कि लाइट रेस क्या होना चाहिए, डाइवर्ज होना चाहिए। From which light rays diverge but do not pass through। तो वर्चुअल है तो do not pass through होगा, और इसका मतलब लाइट रे कैसा होना चाहिए, डाइवर्ज भी होना चाहिए और इस पॉइंट से पास भी नहीं करेगा। तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रॉम विच लाइट रेज डाइवर्ज एज दे पास थ्रू, डाइवर्ज हो रहा है और पास थ्रू तो होगा नहीं, तो ये गलत है। टूवर्ड्स विच लाइट रेज कन्वर्ज, तो ये भी गलत है, पास थ्रू भी गलत है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द फिगर शोन व्हाट एंगल विल फॉर्म बाय द फर्स्ट इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। तो अगर इस एंगल को मैं x मान लूं तो ये एंगल भी x होगा, और इसमें दे रखा है ये 45, तो दिस एंगल इज आल्सो 45, एंगल ऑफ ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होते हैं।
तो ये भी 45 होगा। और यहाँ पर ये x है, मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, तो उसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये 90 माइनस एक्स। अगर तीनों को सम करता हूँ 90 माइनस एक्स प्लस 75 प्लस 45, दिस शुड बी इक्वल टू 180। तो 75 और 45 ये हो जाता है 120। 90 माइनस एक्स प्लस 120 इक्वल टू 180। सो द आंसर इज 30 डिग्री। एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये 30 डिग्री होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। A graph is plotted between angle of deviation and angle of incidence. डेल्टा एंड आई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो डेल्टा और आई के बीच में जो इक्वेशन होता है वो हमें पता है क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। ये रिलेशन है डेल्टा और आई के बीच में। तो इस रिलेशन को यूज करके हमें ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि ग्राफ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मुझे समझाना था कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, फिजिक्स में कई ऐसे अलग अलग ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उसमें कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, कई ग्राफ्स होते हैं जो पैराबोला है, कई ग्राफ्स होते हैं जो हाइपरबोला है। तो अलग अलग नेचर के ग्राफ होते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन ग्राफ का नेचर, कैसे हम क्विकली इक्वेशन देख के आइडिया लगा सकते हैं, उसके बारे में मैं समझाऊंगा। तो चलते हैं, पहले थ्योरी समझ लेते हैं। जब क्लास 11th में जाएंगे तो हम देखेंगे मैथ्स के अंदर एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, जहां पर हमें ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया गया है। वो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन का है, कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें इक्वेशन का डिग्री देखना पड़ेगा। ये डिग्री 1 का इक्वेशन है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर 1 होने से ये डिग्री 1 का इक्वेशन हो गया। और डिग्री 1 का जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। यहां पर y और x क्या होता है, इसको कहते हैं वेरिएबल्स, जिसे हम एक्सिस में प्लॉट करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। और m और c ये जो दोनों यहां पर लिया गया है, दीज आर एक्चुअली कांस्टेंट टर्म्स, इनके वैल्यू चेंज नहीं होते। इन ए गिवन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ m एंड c आर कांस्टेंट। अब जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें m का वैल्यू प्लस में भी हो सकता है, कांस्टेंट तो है लेकिन प्लस में हो सकता है, या फिर माइनस में भी हो सकता है इक्वेशन के अंदर। इसी तरह से c का जो वैल्यू है वो भी प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। अब ये जो m है, m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। क्लास 9 में हमने स्लोप के बारे में सुना होगा कि m, तो यहां पर वही स्लोप है, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब ये लाइन y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पर कट कर रहा है, वो ये c का वैल्यू बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो m और c ये दोनों जो कांस्टेंट है, इसमें इनके वैल्यूज को यूज करते हुए हम 4 इक्वेशन बनाएंगे। एक तो m का प्लस c भी प्लस प्लस प्लस, देखो m प्लस है c भी प्लस है, फिर m प्लस c माइनस, तो यहां पर m प्लस c माइनस, ये माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस, और माइनस माइनस, मैंने माइनस माइनस। तो इस तरह से मैंने 4 इक्वेशन बना लिया, सारे ऑप्शन, ठीक है, जो पॉसिबल है 4 इक्वेशन हमने बना लिया। अब इन चारों इक्वेशन का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, ताकि हम क्विकली कोई भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का अगर है उसे देखते ही हम बता सके कि उस स्ट्रेट लाइन का जो नेचर है ग्राफ ड्रॉ करने पर वो कैसा होगा। मतलब नेचर मतलब देखने में कैसा होगा। तो देखो यहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख के रखा है। अगर m प्लस है
m अगर प्लस में है तो जो स्ट्रेट लाइन है ना वो एक्यूट एंगल बनाता है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम एंगल बनाता है, किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी जैसे मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो इसका और मतलब समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा जब m प्लस में हो और यहां पर एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना होगा। तो चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, चलते हैं जहां पर ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। फर्स्ट इक्वेशन ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो ये y और x ये वेरिएबल है, हम प्लॉट कर लेते हैं y और x, ठीक है, सिंपल। हमने देख लिया कि वेरिएबल क्या है, y और x, तो y और x का हमने एक्सिस बना लिया। अब c का वैल्यू, ये c होता है mx प्लस c, तो c का वैल्यू ये प्लस में है और c का जो वैल्यू है वो क्या होता है, y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस को कहां पर कट किया। तो यहां पर c का वैल्यू 2 है, तो मतलब हम यहां क्या करेंगे, ये 1 मान लिया और ये 2। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन इस वाले पॉइंट से पास होगा, c इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो इस पॉइंट से पास होगा, ठीक है। तो पास होगा तो जो लाइन है वो लाइन ऐसा भी हो सकता है, इस पॉइंट से जो पास हो रहा है, इस पॉइंट से जो लाइन पास हो रहा है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए ये जो हमने यहां पर बताया था कि इफ m इज प्लस तो कौन सा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो y यहां से x के पैरेलल एक लाइन बना लो और एरो भी लगा लो। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहां से हमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है। तो इस लाइन से हमें इस लाइन से हमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना पड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेने पर जो एंगल बनाएगा ये लाइन, वो कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। मतलब ये लाइन, ये जो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया तो लाइन जो है वो एक्यूट एंगल बनाएगा, तो मतलब ऐसा नेचर होगा। तो लाइन कैसा होगा, इस पॉइंट से पास होगा और इस तरह का होगा, ताकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया जाए तो ये एक्यूट एंगल बने, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो पॉज करके फिर से सुनना मैंने क्या बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में c क्या है, माइनस में है। तो सिंपल, जैसे कि हमने y और x एक्सिस प्लॉट कर लिया था पहले, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और यहां पर c माइनस में है, -2, तो ये -1, ये -2, तो मेरा ये पॉइंट ये y इंटरसेप्ट है। तो अब जो स्ट्रेट लाइन है वो लाइन या तो ऐसा होगा, इसी पॉइंट से पास होगा, या तो ऐसा होगा और नहीं तो ऐसा होगा, ऐसे जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, उसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ऐसा लाइन बना लेंगे। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये बना लिया। अब हम देखेंगे m का वैल्यू प्लस है या माइनस है, ये है m का वैल्यू प्लस है। अगर m का वैल्यू प्लस है तो इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर एक्यूट एंगल बनेगा। ये m प्लस है मतलब एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इस लाइन से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर जाता हूं तो एक्यूट एंगल बनेगा। तो लाइन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द नेचर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में उसी तरह से y एक्सिस और x एक्सिस बना लिया। अब इसमें c का वैल्यू क्या है, +2, तो ये +1 और ये +2, मतलब दिस इज द y इंटरसेप्ट। तो मेरा जो लाइन है या तो ऐसा होगा और
ऐसा होगा। तो इन दोनों में से करेक्ट क्या है, उसके लिए मुझे m का वैल्यू देखना है। अब यहाँ पर m का वैल्यू क्या है, -3 है। तो इसके लिए मैंने रूल लिख के रखा था, एक बार पीछे चलता हूँ। ये अगर m माइनस है तो मतलब द लाइन मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब अब ये एक्यूट नहीं है, ये ऑब्ट्यूज होना चाहिए। तो चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। तो पहले ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बना लिया, यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा 90 से ज्यादा, तो मतलब यहां से मुझे ये 90 यहां पर होता है, इसको क्रॉस करके इधर आना पड़ेगा। तो दिस विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया यहां पर। समझ में आ गया? थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ इक्वेशन, जो लास्ट इक्वेशन है उसको देखते हैं। इसमें हमने उसी तरह से y और x एक्सिस को प्लॉट कर लिया। अब हम देखेंगे y इंटरसेप्ट क्या है, -2, तो -2 -1 -2। अब हम देखेंगे m का वैल्यू क्या है, प्लस है या माइनस है, माइनस है, मतलब कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। तो उससे पहले मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस प्लॉट करना है और यहाँ से मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, और माइनस है मतलब ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। तो ये यहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये 90 डिग्री है। अब इसको क्रॉस करके इधर आएंगे तो मतलब ये जो लाइन है वो ऐसा लाइन होगा। समझ में आ गया? इस तरह से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब हम जो गिवन क्वेश्चन है उसमें जाते हैं। गिवन क्वेश्चन में देखते हैं डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। तो एक्सिस बना लेते हैं, डेल्टा को y एक्सिस में रखते हैं जैसे कि ऑप्शन में दे रखा था, और ये i एक्सिस को इधर ले लिया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं ताकि y इक्वल्स टू mx प्लस c जैसा दिखे। तो यहां पर ये तो हो गया c, और c कैसा है, प्लस है, तो मान लो c प्लस में है तो यहां पर ले लिया ये 180। सो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, आई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर यहां से हम टर्न लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहां से जो टर्न लेंगे ये एक्यूट एंगल के लिए लेना है टर्न या ऑब्ट्यूज एंगल के लिए लेना है, वो डिसाइड करेगा ये वाला वैल्यू। ये m का वैल्यू है, माइनस है मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब मुझे यहां से यहां तक ये 90 को क्रॉस करके यहां तक जाना है। तो जो नेचर होगा ग्राफ का वो ऐसा होगा। तो अगर मैं ऑप्शन को देखूं, ये वाला ऑप्शन ऐसा कोई लाइन दे रखा है क्या, ऑप्शन में दिख रहा है, ये वो ग्राफ है जो कि थ्योरी के साथ मैच कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने जो कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट को यूज करके ये दोनों इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखना कैसा हो रहा है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेरे से पूछना, आई विल गिव यू रिप्लाई फॉर दैट।